हेलो गाइस, आई एम नवीदुल्ला खान एंड वेलकम टू नवीद व्लॉग्स। आज की वीडियो में हम एक और टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करेंगे जिसको हम इस प्रोजेक्ट के अंदर यानी इंस्टाग्राम फॉलोअर इंक्रीजिंग वेबसाइट जो हम बना रहे हैं इसके अंदर यूज़ करेंगे। इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तो मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूं और साथ में ये भी बता देता हूं कि अगर आपने कम्प्लीटली ये चीज़ सीखनी है तो आपने किस तरह सीखनी है। ठीक है, चूँकि मैंने सिर्फ ओवरव्यू ही देनी है और ताकि आप लोगों को फिर आगे आसानी हो, प्रोजेक्ट जो मैं कंप्लीट करूँगा उसके समझने में आसानी हो। सो लेट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च दिस टर्म इन गूगल, डाउनलोड ज़ैम। ये टर्म सर्च कर लें। ठीक है, आपके पास ये पेज आ जाएगा, इस पर क्लिक करें डाउनलोड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑप्शन हैं और टॉप पे जो है डाउनलोड, इस पे क्लिक करें। आपके पास एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, मैं कर लेता हूँ। चूँकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं सिर्फ ओवरव्यू ही दे देता हूँ। इस तरह का फ़ाइल आपके पीसी पे डाउनलोड हो जाएगा। फिर इस पे डबल क्लिक करें और नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करते रहें और जब ये कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद जो स्टेप आपने फॉलो करने हैं वो मैंने सिर्फ आप लोगों को बताने। ये फ़ाइल मैंने डाउनलोड कर दिया और डेस्कटॉप पे पड़ा है। इस तरह आप लोग भी डाउनलोड करें और इस पर डबल क्लिक करें और साथ में नेक्स्ट नेक्स्ट का बटन आपको दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। और जब सारे स्टेप कंप्लीट हो जाएं तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे एक तो आपके डेस्कटॉप पे शॉर्टकट आ जाएगा। ठीक है, उस पर डबल क्लिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सर्च बार जो होता है ये नीचे टास्क बार में, यहाँ पे आप ज़ैम्प सर्च कर सकते हैं। ज़ैम्प कंट्रोल पैनल, इस पर क्लिक करेंगे। जब आप ज़ैम्प ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो ये इंटरफेस जब आ जाए तो यहाँ पे इस पे स्टार्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करें। ये MySQL और अपाची सर्वर, इन दोनों को स्टार्ट करें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है इसको बस आप मिनिमाइज़ कर दें। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो है जब आप ज़ैम्प इंस्टॉल करते हो तो आपके पास सी फोल्डर में सी का जो फोल्डर होता है यहाँ पे, इसमें अगर जाएंगे यहाँ पे सर्च करें ज़ैम्प। इस सी के अंदर ज़ैम्प के नाम से एक फ़ोल्डर बना होगा, इसके अंदर जाएं। इसके अंदर htdocs के अंदर के नाम से एक फ़ोल्डर बना होगा, ये आप देख सकते हैं htdocs। इसके अंदर जाएं। यहाँ पर हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट करनी है जहाँ पे हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। इस फोल्डर को मैं नाम दे देता हूँ इंस्टाग्राम। ठीक है, इंस्टाग्राम का नाम दे देता हूँ। यहाँ पे सारा कोड हमने लिखना है। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे एक सिंपल इंडेक्स फाइल क्रिएट कर लेता हूँ HTML का। तो यहाँ पे एक मिनट, मैं नोटपैड ओपन कर लूँ। हेडर, दिस इज सिंपल फाइल। ठीक है, इसको कंट्रोल F करके यहाँ पे लोकेशन आपने देनी है सी के अंदर ज़ैम्प फोल्डर के अंदर htdocs के अंदर इंस्टाग्राम के नाम से फ़ोल्डर है। यहाँ पर हमने index.html के नाम से सेव करनी है। ठीक है, ये मैंने सेव कर दी। अब इसको एक्सेस करने के लिए हम ब्राउज़र में सिंपल जो HTML होता है ना वो आप डबल क्लिक से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास ओपन हो जाती है। ठीक है, लेकिन PHP का जो फाइल होता है ना वो इस तरह एक्सेस नहीं होता, वो डबल क्लिक से आप एक्सेस नहीं कर सकते। उसके लिए आपने एक वर्चुअल सर्वर क्रिएट करना होता है अपने कंप्यूटर के ऊपर। तो ज़ैम्प जो हमने इंस्टॉल किया वो क्या कर देता है, वो आपके कंप्यूटर पे एक वर्चुअल सर्वर क्रिएट करता है जो आपको एक URL देता है। ठीक है, उस URL को आप विज़िट करते हैं और उस PHP फाइल्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। मैं ये चीज़ें मैं थोड़ी देर में फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। तो ये फ़ाइल हमने क्रिएट किया हुआ है। अभी हमारा जो एड्रेस बना हुआ है ना, यही फ़ाइल जो index.html है, ये तो हमने डबल क्लिक से एक्सेस किया। अभी अगर मैं करूं कि लोकल होस्ट, ठीक है, और यहाँ पे दे दूं हाँ इंस्टाग्राम, यहाँ पे आप देख सकते हैं
मैंने विज़िट किया लोकल होस्ट इंस्टाग्राम, लेकिन फिर भी यही इंडेक्स डॉट लेट से यहाँ पे index.html भी मैं लगा लेता हूँ, लेकिन फिर भी यही फाइल ओपन हो गया। ठीक है, ये क्यों हुआ? ये इस तरह हुआ कि जब हमारे पास वर्चुअल सर्वर क्रिएट हो जाता है तो ये XAMPP जो है इसका जो ये लोकल होस्ट जो होता है ना, ये इस फाइल को डायरेक्ट करता है। ठीक है, htdocs के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, वो लोकल होस्ट के अंदर आती है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे बता देते हैं कि हम लोकल होस्ट के अंदर यानी htdocs का जो फोल्डर है उसके अंदर इंस्टाग्राम के फोल्डर के अंदर जाना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने इंस्टाग्राम के फोल्डर का पाथ दे दिया। फिर इसके अंदर हम बता देते हैं कि इसके अंदर हम index.html के नाम से जो फाइल पड़ा है उसको एक्सेस करना चाहते हैं। तो इसको जब हम विज़िट करते हैं तो वही फाइल यहाँ से एक्सेस हो जाती है। ठीक है, बाकी मैं फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, अभी ये तो मैंने HTML फाइल क्रिएट किया। लेट मी क्रिएट अ PHP फाइल। नोटपैड वही ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ Ctrl+S करके। उसी सी फोल्डर के अंदर htdocs के अंदर इंस्टाग्राम के अंदर मैं test.php के नाम से सेव करता हूँ। जो PHP की फ़ाइल होती है ना, उसके साथ हमने .php ज़रूर लगानी है। ठीक है, जिस तरह HTML के साथ .html लगाते हैं, CSS के साथ .css लगाते हैं, इस तरह PHP के साथ भी हमने .php ज़रूर लगानी है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे फाइल क्रिएट हो गई है test.php के नाम से। अब इसके अंदर हम PHP का कोड किस तरह लिखेंगे? ठीक है, PHP का सिंटैक्स ये है कि हम स्टार्ट इस तरह करते हैं। ठीक है, ये ग्रेटर देन लेस देन साइन, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर PHP लगा लेते हैं, और क्लोज हम जो है ना क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन साइन, ये इस तरह करते हैं। फिर इसके अंदर हम सारा PHP का जितना भी कोड होता है ना, वो हम इसके अंदर लिखते हैं। ठीक है, अगर हमने कोई चीज़ प्रिंट करनी हो स्क्रीन पे तो वो हम किस तरह करते हैं? PHP में एक इसका जो सिंटैक्स है ना, वो इस तरह है। हम ई को लिख लेते हैं। ठीक है, ई को, और फिर ये इन कोड्स के अंदर हम लिख लेते हैं कि दिस इज़ टेस्टिंग टेक्स्ट। ठीक है, मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से ब्राउज़र से मैं इसको एक्सेस करता हूँ। ब्राउज़र से किस तरह करूँगा? चूँकि मैं ये फाइल इंस्टाग्राम के फोल्डर के अंदर test.php के नाम से पड़ा है, तो यहाँ पे index.html की जगह मैं test.php दे दूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज़ अ टेस्टिंग टेक्स्ट, यहाँ पे वो शो हो गया है। ठीक है, इस तरह अगर मैं लेट से मैं ई को हटा देता हूँ। ठीक है, तो इसको Ctrl+S करके सेव करते हैं। अब विज़िट करते हैं कि क्या आता है। अब कुछ भी नहीं आता, क्योंकि हमने इसके साथ ई को नहीं लगाया हुआ। ई को से ही वो प्रिंट आउट हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ जो है, हम PHP के अंदर HTML भी लगा सकते हैं। ठीक है, HTML किस तरह लगा सकते हैं? लेट से मैं इसको चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट को ना मैं H1 हेडर के अंदर डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो इसके लिए H1 लगा के इधर कोट्स के अंदर ही लगा लें, और यहाँ पे H1 को क्लोज कर लें। ठीक है, पहले जो आपने टेक्स्ट देखा था वो स्मॉल था। ठीक है, और बोल्ड भी नहीं था, लेकिन अभी अगर मैं इसको सेव करूँगा, फिर आप लोग देख लें, ये देख लें, यहाँ पे H1 टैग जो है वो अप्लाई हो गया। इस तरह हम यहाँ पे स्टाइलिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं स्टाइल लिख लूँ, स्टाइल, फिर यहाँ पे आप लोगों ने स्मॉल सिंगल कोट्स लगाने। ठीक है, यहाँ चूँकि ये फार्मूला याद रखें कि डबल कोट्स के अंदर अगर कहीं पे डबल कोट्स की ज़रूरत फिर आ जाए ना, तो वो फिर आपको एरर देगा। या तो आपने इस तरह लगाना है। ठीक है, ये फॉरवर्ड स्लैश पहले लगाना है, बैकवर्ड स्लैश। ठीक है, उसके बाद लिखना है, या उसके अंदर फिर आपने सिंगल कोट्स लगाने हैं। ठीक है, तो तब ये काम करेगा। अब चूंकि यहाँ पे डबल कोट्स की ज़रूरत थी, लेकिन चूंकि ये फार्मूला वो जो मैंने बता दिया ऊपर, वो अप्लाई करना है, अदरवाइज़ ये एरर देगा, या जो चीज़ आप अप्लाई करना चाहते हो वो अप्लाई नहीं होगा। इसलिए मैंने सिंगल कोट्स लगाया, और यहाँ पे मैं लेट से इस टेक्स्ट का कलर रेड करना चाहता हूँ,
तो मैंने ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। अब इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। इस पेज को फिर रिफ़्रेश करता हूँ। ये आप देख सकते हैं इसकी कलर रेड हो गई है। मैं और कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं PHP के वो आप लोगों को समझा देता हूँ, जो कि मैं बार बार यूज़ करूँगा इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो आप लोग इन कॉन्सेप्ट को सीख लें, ठीक है। इसके अंदर हम वेरिएबल को किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। वेरिएबल इस तरह होता है ना कि जब आप किसी डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको हम एक नाम दे देते हैं, लाइक लेट्स से a इज़ इक्वल टू, ये टेक्स्ट फॉर्मेट है, ठीक है, हाउ आर यू, एंड b इज़ इक्वल टू, वेरिएबल जब हम PHP में डिफ़ाइन करते हैं तो पहले $साइन लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद a लिख लेते हैं। इस तरह इस केस में भी $साइन लगाए, फिर b लिख लिया। अब इसको मैं 10 वैल्यू दे देता हूँ इंटीजर, ठीक है। b की जगह मैं h कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको अगर मैं प्रिंट आउट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा कि इको a, ठीक है, इससे क्या प्रिंट आउट हो जाएगा, इस a के अंदर, इस a वेरिएबल के अंदर जो डेटा पड़ा है यहाँ पे वो प्रिंट आउट हो जाएगा। मैं सेव कर देता हूँ और इसको चेक करते हैं। इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, ये आप देख सकते हैं हाउ आर यू, $a की बजाय हाउ आर यू प्रिंट आउट हो गया, क्योंकि $a ख़ुद प्रिंट आउट इसलिए नहीं हुआ कि ये एक वेरिएबल है और इसके अंदर जो डेटा पड़ा है वो हमेशा प्रिंट आउट होगा, ठीक है। इस तरह अगर मैं एज को प्रिंट करूं तो मेरे पास कंट्रोल एस करके सेव करता हूं और पेज को रिफ़्रेश करता हूं, मेरे पास 10 प्रिंट आउट हो जाएगा। कंडीशंस हम लगाते हैं PHP के अंदर, कंडीशंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसके बेस पे हम एक डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो इफ़ एल्स और ये वाली जो कंडीशन होते हैं मैं वो अब बता देता हूँ। इफ़ का कंडीशन होता है, ठीक है, उसका फॉर्मेट ये होता है कि इफ़ के अंदर बता देते हो कि अगर एज इज़ ग्रेटर देन 5, ठीक है, अगर एज जो है वो 5 से ग्रेटर है, एज एक वेरिएबल का नाम है, ये है, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हैं इस कंडीशन के अंदर। लेट्स से आपने के पास कोई और वेरिएबल है, b इज़ इक्वल टू 5, तो आप यहाँ पे 5 की जगह b लगा सकते हैं, $साइन b, यानी अगर एज का वेरिएबल के अंदर जो डेटा पड़ा है वो अगर बी वेरिएबल के अंदर जो डेटा पड़ा है उससे ग्रेटर है, तो इस ब्रैकेट्स के अंदर जो फंक्शन है वो परफॉर्म हो जाए, ठीक है। अगर वो ग्रेटर नहीं है तो चूंकि ये कंडीशन फेल हो जाएगा, फिर इस ब्रैकेट्स के अंदर जो डेटा प्रिंट आउट होगा वो फिर शो नहीं होगा। अभी मैं दिखा देता हूँ। इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन b, ठीक है, तो इको यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि एज इज़ ग्रेटर देन b। कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एज इज़ ग्रेटर देन b। ये प्रिंट क्यों हुआ? चूँकि एज जो है, एज के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो 10 है और b के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो 5 है, तो 10 जो है वो 5 से ग्रेटर है, इसी वजह से ये कंडीशन ट्रू हो गया। और इस इन ब्रैकेट्स के अंदर, जो करली ब्रैकेट्स के अंदर जो डेटा जो चीज़ें जो कोड हमने लिखा है वो एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। इसी वजह से ये लाइन प्रिंट आउट हो गया। अब अगर मैं इसको 5 कर दूं, ठीक है, और इसको 10 कर दूं और इसको कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, अब चूंकि ये कंडीशन फेल हो जाएगा, ट्रू नहीं होगा, तो इस इन करली ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ें हमने लिखी हैं वो रन नहीं होगी, ठीक है। तो इसी वजह से ना ये लाइन प्रिंट आउट नहीं होगी। मैं कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ और पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ भी प्रिंट आउट नहीं हुआ। तो इस तरह कंडीशन हम यूज़ करते हैं। मल्टीपल कंडीशंस हम लगा सकते हैं कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 10, एज इज़ ग्रेटर देन 10, ठीक है। यहाँ पे हम मल्टीपल कंडीशन में फिर ये करते हैं कि एल्स
इफ़ लगा के यहाँ पे हम एल्स इफ़ लगाते हैं और इसके अंदर फिर अनदर कंडीशन बता देते हैं यहाँ पे कि अगर एज इज़ ग्रेटर देन 5, देन इसके अंदर बता देते हैं कि अगर एज जो है उसकी वैल्यू जो है 5 से ग्रेटर है तो ये वाली लाइन प्रिंट कर दें, यानी एज इज़ ग्रेटर देन 5। ठीक है, इस तरह हम करते हैं कि एल्स इफ, एक और एल्स इफ लगा लेता हूँ। एल्स इफ एज इज ग्रेटर देन 0 इको एज इज ग्रेटर देन 0। ये मैंने कर लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल एस करके सेव कर देता हूँ। अब चूँकि एज में वैल्यू जो पड़ी है मैं इसको हटा देता हूँ। एज की वैल्यू 5 है, तो चूँकि ये कंडीशन फेल होती है एज इज़ ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन 10, तो ये कंडीशन फेल होती है, ये रन नहीं होगा। इस केस में एज इज़ ग्रेटर देन 5, चूँकि एज की वैल्यू भी 5 है और ये भी 5 है, तो 5 इज़ नॉट ग्रेटर देन 5, तो ये कंडीशन भी फेल होगी। ठीक है, और एज इज़ ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन चूँकि ट्रू है तो एज इज़ ग्रेटर देन 0 की जो लाइन है ये हमारे पास प्रिंट आउट होगी। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया और इस पेज को मैं रिफ़्रेश करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एज इज़ ग्रेटर देन 0 मेरे पास प्रिंट आउट हो गया। अब मैं इसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ, 5 की जगह 6 करता हूँ। अच्छा, इस एल्स इफ और इफ़ के जो कंडीशन है इसमें यह है कि अगर आपके पास कोई ऊपर का कोई कंडीशन ट्रू हो जाता है ना, तो नीचे कोई दूसरा कंडीशन चेक नहीं होता। ठीक है, लेट से अगर मेरे पास ये वाला ट्रू होता, एज इज़ ग्रेटर देन 10, तो ये वाली लाइन तो प्रिंट हो जाती। लेट से एज इज़ ग्रेटर, अगर एज में 10 से ग्रेटर वैल्यू पड़ी है तो वही वैल्यू 5 से भी ग्रेटर है और 0 से भी ग्रेटर है, लेकिन वो वाली नीचे वाली वैल्यूज फिर प्रिंट आउट नहीं होगी। एक कंडीशन जब ट्रू हो जाता है वो रन हो जाता है, बाकी जो कंडीशन है वो फिर चेक नहीं होते। यही उसके लिए एल्स इफ और इफ़ की जो कंडीशन हम लगाते हैं उसके लिए होता है। अभी मैंने इसकी वैल्यू 6 कर दी। ठीक है, यहाँ पर ये कंडीशन चूँकि फेल होगा, 6 इज़ नॉट ग्रेटर देन 10, ये कंडीशन जो है ट्रू हो जाएगा, 6 इज़ ग्रेटर देन 10। ये कंडीशन भी ट्रू हो जाता है, लेकिन चूँकि ऊपर का कंडीशन इससे रन हो जाता है तो नीचे वाला कंडीशन रन नहीं होगा। ये कंसेप्ट आप क्लियर कर लें और जहन में रख लें। मैं इसको सेव करता हूँ और पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एज इज़ ग्रेटर देन 5, ये वाली लाइन प्रिंट हो गई और नीचे वाला कंडीशन बिल्कुल चेक भी नहीं हुआ। सही है, वरना वो कंडीशन भी ट्रू हो जाता है, लेकिन वो चेक भी ही नहीं होता जब हमारे पास एल्स इफ के जितने भी ब्लॉक्स हैं उसमें अगर कोई एक ही ट्रू हो जाता है। ये कंसेप्ट हो गया कंडीशंस का। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो लूप्स का है। ठीक है, लूप्स के अंदर लूप्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे हम अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर। लूप्स में जब हम कोई चीज़ रिपीटिटिवली शो करना चाहते हैं, ठीक है, बार बार इसको हम रन करना चाहते हैं, एक चीज़ को मल्टीपल टाइम शो करना चाहते हैं, तो लेट से अगर मेरे पास ये एक स्टेटमेंट है, इको प्रिंट में 100 टाइम्स, अगर इसको मैं इस लाइन को मैं 100 टाइम्स प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं किस तरह आसानी से इसको करूँगा? क्या मैं यही लाइन 100 टाइम्स लिखूँगा तो तब मेरे पास प्रिंट होगा? लेट से अभी मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ और पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक दफ़ा ये प्रिंट हो गया। ठीक है, तो अब अगर दूसरे मरतबा मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल सी करके कॉपी करता हूँ, कंट्रोल वी करके पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास 2 मरतबा प्रिंट हो गया। सही है, मैं यहाँ पे अगर लाइन ब्रेक करनी हो ना तो यहाँ पे HTML की एक प्रॉपर्टी है
BR के नाम से, ब्रेक का शॉर्टकट है, इससे लाइन ब्रेक हो जाती है। BR की प्रॉपर्टी पुट कर लेता हूँ ताकि क्लियर आ जाए। ये आप देख सकते हैं 2 दफ़ा प्रिंट आउट हो गया। तो अब क्या, अगर मैं 100 टाइम्स प्रिंट आउट करना चाहूँ तो 100 टाइम्स मैंने इसको लिखना है। तो ये एफिशिएंट नहीं है और इस तरह बहुत मुश्किल हो जाता है एक लाइन को 100 टाइम्स लिखना। तो इस टाइप के जो टास्क होते हैं ना, वो हम लूप से परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले मैं वाइल लूप बता देता हूँ। वाइल यहाँ पे हम इस तरह करते हैं कि वाइल लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकर्स के अंदर कंडीशन लगाते हैं, जिस तरह हमने इफ़ के केस में ब्रेकर्स के अंदर कंडीशन लगाया था। और यहाँ पे लूप के अंदर जो चीज़ें हम रन करना चाहते हैं वो इन ब्रैकेट्स के अंदर लगाना चाहते हैं। ये इसका सिंटैक्स है। एग्जैक्टली इस तरह आप लोगों ने करना है। अगर इससे डिफरेंट करेंगे तो आप लोगों को एरर आएगा। अभी यहाँ पे हम मैं आइट्रेशन नाम दे देता हूँ, ठीक है। इसको मैं 100 दे देता हूँ, 100 टाइम्स, सही है। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि आइट्रेशन इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। कि जब तक आइट्रेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसके अंदर जो जितनी भी चीज़ें होंगी वो प्रिंट आउट होंगी। ई को मैं वही लाइन प्रिंट में 100 टाइम्स वही लाइन में लिख लेता हूँ, ठीक है। अब चूँकि मैं अगर इसको इस तरह ही छोड़ दूँ तो ये इनफाइनाइट टाइम्स रन होगा। इनफाइनाइट लूप है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। चूँकि ये कंडीशन हमेशा के लिए ट्रू रहेगा, तो मैंने इसके लिए ब्रेक करने के लिए एक और चीज़ इस तरह ऐड करनी होती है ताकि ये लूप किसी पॉइंट पे ब्रेक करें, ताकि लूप जब 100 टाइम्स चले तो ये ब्रेक हो जाए ऑटोमेटिकली। इसके लिए मैं ये करूँगा कि मैं यहाँ पे आइट्रेशन इज इक्वल टू आइट्रेशन -1 ये लाइन लिख लूँगा। इससे क्या होगा कि जब हमारे पास पहली मरतबा कंडीशन ट्रू हो जाएगा 100 इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आइट्रेशन की वैल्यू नेक्स्ट टाइम जब आएगी 100 - 1 क्या आएगा 99, तो आइट्रेशन की वैल्यू 99 हो जाएगी। फिर ये जब 99 इज़ ग्रेटर देन 0 फिर रन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ये 98 हो जाएगी। ये आइट्रेशन की वैल्यू हर लूप के बाद, हर आइट्रेशन के बाद कम होती जाएगी और एक पॉइंट आएगा कि आइट्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी और 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी और ये लूप जो है ये ब्रेक हो जाएगा। इस कोड को मैं अब Ctrl+S करके सेव करता हूँ और पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको काउंट करेंगे ये 100 टाइम्स ही प्रिंट हुआ है, ठीक है। चूँकि यहाँ पे मैंने ब्रेक नहीं लगाया, BR ये लगा लेता हूँ, फिर थोड़ा क्लीन नज़र आएगा। अब ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये 100 टाइम्स प्रिंट आउट हो गया। तो वाइल लूप्स का हम बहुत सारा इस्तेमाल करेंगे। और भी लूप्स हैं, फॉर ईच, फॉर लूप, लेकिन वो उसके इस्तेमाल मैं ज़्यादातर नहीं करता, मैं वाइल लूप का ही करता हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। इसके अलावा अगर आप डिटेल में PHP को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे सर्च करें PHP ट्यूटोरियल्स, ठीक है। ये सर्च करें, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपके सामने आ जाएंगे और किसी भी प्लेलिस्ट को पकड़ लें, ये देख लें, यहाँ पे ये पूरा प्लेलिस्ट है, ट्यूटोरियल्स है, इसको देख लें। आप लोगों को कंप्लीट समझ आ जाएगा। मैंने सिर्फ ओवरव्यू देना था। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ डेटाबेसिस के बारे में कि हम डेटा किस तरह स्टोर करते हैं। चूँकि यहाँ पे हमने जो डेटा स्टोर किया, इन वेरिएबल्स में जो डेटा हम स्टोर करते हैं ना, ये टेम्प्रेरी होता है। ये जब हम नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम रन करते हैं तो ये फिर से रिफ़्रेश हो जाता है। तो इस टाइप का डेटा जो हम हमेशा के लिए सेव करना चाहते हैं, लाइक अगर हम कोई यूज़र लॉगिन होता है तो उसका यूज़र नेम होगा, पासवर्ड होगा, ईमेल होगा, वो चीज़ें हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं। तो इसलिए मैं डेटाबेसिस का भी ओवरव्यू दे देता हूँ इसी लेक्चर में। डेटाबेसिस का ये है कि हम एक DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट टूल है, यहाँ पर इस XAMPP के अंदर ही यूज़ होता है। इसका
इसको अगर आपने एक्सेस करना हो ना तो यहाँ पे सर्च करोगे। आप लोगों के पास जैम्प ऑन होगा तब आप एक्सेस कर सकें। जैम्प में ये चीज़ जब ऑन हो ना MySQL, तो तब आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है लोकल होस्ट PHP my admin, ये टर्म आप लोगों ने सर्च करना है, लोकल होस्ट PHP my admin। आप लोगों के पास वो आ जाएगा डेटाबेस, जहाँ पे हमने डेटाबेस क्रिएट करनी है, टेबल्स क्रिएट करने हैं। ये आप देख सकते हैं आप लोगों के पास PHP my admin जो कि एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ आप अपना प्रोजेक्ट लिंक कर सकते हैं, उसके अंदर डेटा डाल सकते हैं, उसके अंदर उससे डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। तो मैं एक टेस्ट डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ आप लोगों के सामने। यहाँ पे क्रिएट न्यू पे, ये न्यू पे क्लिक करें, ठीक है। नया डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ कि इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम, बस यही नाम दे देता हूँ, ठीक है। और क्रिएट पे क्लिक करें और डेटाबेस मेरे पास क्रिएट हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे कह रहा है कि कोई टेबल भी क्रिएट कर लो। हर डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स होते हैं और हर टेबल के अंदर जो रिलेटेड डेटा होता है वो आपने स्टोर करना होता है। ये चीज़ें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन फ़िलहाल ओवरव्यू देता हूँ। मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ यूज़र्स के नाम से, ठीक है। चूँकि हमारे इंस्टाग्राम में जितने भी यूज़र अकाउंट बनाएंगे इस वेबसाइट पे, उनका डेटा इस टेबल में स्टोर होगा। जो यूज़र नेम होगा, यूज़र ईमेल होगा, जो पासवर्ड होगा, इस टाइप का जितना भी डेटा होगा वो इधर स्टोर होगा। तो इसमें कॉलम मैं रख लेता हूँ 6, ठीक है। यूज़र 6 कॉलम्स, यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप लोग के पास ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे हमने करना है सबसे पहले तो आईडी होगा, यूज़र आईडी होगा कि यूज़र का आईडी क्या है, ठीक है। इसकी टाइप इंटीजर होगी, आईडी चूँकि इंटीजर होती है, इसकी टाइप मैं 255 रख लेता हूँ लेंथ। और ये जो है प्राइमरी की होगा हमारे पास। यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट पे क्लिक करें, ठीक है। आईडी जो है ऑटो इंक्रीमेंट होगा और ये प्राइमरी की होगा। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन जो स्टेप मैं करता हूँ वो आप लोग करें। आईडी को हमेशा हम ऑटो इंक्रीमेंट रखेंगे, 0 से स्टार्ट होगा। जब भी कोई नई एंट्री हम क्रिएट करेंगे टेबल के अंदर, तो आईडी की वैल्यू खुद इंक्रीमेंट हो जाएगी। अगर पिछली वैल्यू 0 थी तो नेक्स्ट एंट्री की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर उससे नेक्स्ट की 3 और 2 हो जाएगी। इस तरह खुद ब खुद इंक्रीमेंट होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ईमेल, यहाँ पे रख लेता हूँ पासवर्ड, यहाँ पे रख लेता हूँ, यहाँ पे यूज़र नेम आ जाएगा। ये चीज़ें चूँकि टेक्स्ट हैं तो यहाँ पे हम var4 ये फॉर्मेट देंगे, ठीक है। इसमें ईमेल को 200, इसको भी 100 को 100 कर लें। फ़िलहाल यही चीज़ करते हैं, बाकी जो ज़रूरत होती है उसी हिसाब से ऐड करते जाएंगे। इसको मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ और अभी आप देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम डेटाबेस के अंदर यूज़र्स के नाम से एक टेबल क्रिएट हो गया है जिसके अंदर 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। आईडी है, ईमेल है, पासवर्ड है, यूज़र नेम है, सही है। तो अब हम इसको कनेक्ट करेंगे हमारे अपने कोडिंग में और फिर उस पर क्यूरीज लगाते हैं, सही है। इस कोड को मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे हम ये लिखेंगे कनेक्शन, जो कनेक्शन बनाएंगे, ठीक है। जो कनेक्शन बनेगा इस वेरिएबल में सेव करेंगे। फिर ये एक बिल्ट इन फंक्शन है mysqli_connect, ये फंक्शन लिखेंगे। इसके अंदर हमने 3 पैरामीटर पास करना है। अच्छा, मैंने फंक्शंस के बारे में आप लोगों को नहीं बताया, पहले वो समझा देता हूँ। PHP में जब किसी चीज़ को कमेंट आउट करते हैं इसमें PHP में, तो हम इस तरह करते हैं, ये 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, ये कमेंट आउट हो गया, ये कोड अब रन नहीं होगा, सही है। जब हम कोई फंक्शन लिखते हैं PHP के अंदर तो उसके लिए हम पहले फंक्शन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद फंक्शन का नेम टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे फिर
जो पैरामीटर हम पास करते हैं, जो डेटा हम शो करना चाहते हैं, जो चीज़ें हम पास करते हैं। लेट से मैं 2 पैरामीटर पास करता हूँ। इस फंक्शन का नाम है सम। लेट से मैं इसका सम नाम रख देता हूँ और एक पास करता हूँ बी। ठीक है, तो ये रिटर्न करेगा इन दोनों वेरिएबल का जो सम आएगा, जो एडिशन आएगा, वो रिटर्न करेगा। तो हम वो रिटर्न करते हैं। लेट से मैं एक थर्ड वेरिएबल में सेव करता हूँ c इज इक्वल टू ए प्लस बी। इन 2 वेरिएबल के अंदर जो डेटा आएगा वो यहाँ पे सम हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर वो c में स्टोर हो जाएगा और c की वैल्यू मैं रिटर्न कर लूँगा। ठीक है, लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग। यहाँ पे मैं एक फंक्शन को कॉल करता हूँ। ठीक है, ई को कर लेता हूँ, फिर फंक्शन को कॉल करता हूँ सम। ये फंक्शन मैंने कॉल कर दी और यहाँ पे मैं 2 की वैल्यू पास कर रहा हूँ और 3 की वैल्यू पास कर रहा हूँ। इसका रिज़ल्ट क्या आएगा? 2, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन कॉल हो जाएगी। ठीक है, और 3 यहाँ पे आ जाएगा। इसके अंदर आके यहाँ पे 2 + 3 5 हो जाएगा। 5 की वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी और चूँकि रिटर्न सी है तो यहाँ पे इस फंक्शन से जो रिटर्न होगा उसकी वैल्यू 5 यहाँ पे प्रिंट आउट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो 5 आएगा। मैं कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो रिटर्न वैल्यू आ गई है वो 5 है। तो इस तरह हम फंक्शन क्रिएट करते हैं PHP के अंदर। इस तरह ये सिंटैक्स है। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं, यहाँ पे फंक्शन को नाम दे देते हैं, यहाँ पे जो पैरामीटर हमने पास करने होते हैं वो डिफाइन करते हैं। ठीक है, फिर इन करली ब्रैकेट्स के अंदर हम जो फंक्शन हमने परफॉर्म करना हो तो परफॉर्म कर लेते हैं, और अगर कोई चीज़ फंक्शन से रिटर्न करनी हो तो वो हम यहाँ से रिटर्न कर लेते हैं। ये फंक्शन का सिंटैक्स था। अब यहाँ पे आ जाते हैं कनेक्शन में। ठीक है, MySQLi_connect ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शन का मतलब ये है कि PHP के अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, पहले से होते हैं, आपने ख़ुद क्रिएट नहीं करने होते। तो यहाँ पे हम सर्वर नेम पास करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम यूज़र नेम पास करते हैं और पासवर्ड पास करते हैं। ठीक है, इस तरह हम सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और एक 4th पैरामीटर भी होता है जिसमें हम डेटाबेस नेम पास करते हैं कि कौन से डेटाबेस के साथ हम कनेक्ट होना चाहते हैं। इस केस में हमारे सर्वर का नाम लोकल होस्ट है, क्योंकि URL में अगर आप लोगों ने देखा हो हम लोकल होस्ट लगाते हैं। यहाँ पे अगर आप देख लेना लोकल होस्ट, तो इसी वजह से सर्वर का नाम ये होता है जो URL में आता है। लोकल होस्ट हो गया। यहाँ पे मैं यूज़र नेम, ज़ेम का जो यूज़र नेम होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो रूट होता है। जो ज़ेम सॉफ्टवेयर आप लोगों ने इंस्टॉल की है उसका जो यूज़र नेम रूट होता है और पासवर्ड एम्प्टी होता है। सही है, लेकिन जब हम इसको प्रोजेक्ट को अपलोड करेंगे अपने सर्वर पे, जब ऑनलाइन उसको रन करेंगे ताकि सारी दुनिया में कोई भी इसको एक्सेस कर सके, तब फिर हमने ये चीज़ चेंज करनी है। सर्वर नेम चेंज करेंगे, रूट ये यूज़र नेम और पासवर्ड चेंज करेंगे। डेटाबेस नेम यही रहेगा। डेटाबेस नेम हमारा है इंस्टाग्राम। ठीक है, अभी यहाँ पे एक कंडीशन लगा लेते हैं चेकिंग के लिए कि कनेक्शन हो गया कि नहीं। ठीक है, अगर कनेक्ट हो गया, इफ़ कनेक्ट, ठीक है, कनेक्ट, इसमें ये होता है कि जब कनेक्ट हो जाता है इसके अंदर वैल्यू ट्रू आ जाती है। ठीक है, जब कनेक्ट नहीं होता तो इसकी वैल्यू फॉल्स होती है या कोई एरर होता है। तो जब कनेक्ट हो जाता है तो ये यहाँ पे ट्रू आ जाती है वैल्यू। तो जब भी यहाँ पे एक कंडीशन के अंदर ट्रू आ जाता है तो इसकी वैल्यू कंडीशन ट्रू हो जाता है। सही है, कंडीशन फिर चल जाता है। यहाँ पे हम इको कर लेंगे कि डेटाबेस कनेक्टेड, अदरवाइज एल्स हम लगाते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो, ठीक है, तो फिर एल्स लगा लो। एल्स में फिर हम कंडीशन पास नहीं करते। एल्स में बस अगर ये कंडीशन फेल हो गई, इसके अलावा कनेक्शन की जो भी वैल्यू है, ठीक है, उसके लिए ये प्रिंट कर लो, इको कनेक्शन फेल्ड। ये काम हमने कर लिया। कंट्रोल एस करके इसको सेव करता हूँ, पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। ये आप देख सकते हैं डेटाबेस कनेक्टेड। हम अभी डेटाबेस के साथ कनेक्टेड हैं और
अभी हम डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं, उससे डेटा डिलीट कर सकते हैं, इससे डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब मैं डेटाबेस के अंदर जो कॉलम हमने क्रिएट किया था यूज़र्स के नाम से, उसके अंदर कुछ डेटा डालना चाहता हूँ। ठीक है, उसके लिए हम ये करेंगे कि क्यूरी लगाते हैं। ठीक है, क्यूरी एक किस्म का कमांड होता है। ठीक है, क्यूरी लिख लेता हूँ। यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर हम लिखते हैं इंसर्ट इनटू, ये बहुत स्पेसिफिक चीज़ें हैं, ये आपने याद करना है कि मैंने क्यूरी किस तरह लिखनी है। मतलब इसमें कंसेप्चुअल भी है, लेकिन ये स्टार्ट में आपको याद करने पड़ते हैं। इंसर्ट, इसमें अगर आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे ना, इंसर्ट की वैल्यू इस तरह की स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आपकी ये क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं होगी और डेटा स्टोर नहीं होगा टेबल में। तो इंसर्ट के लिए हम इस तरह करते हैं कि इंसर्ट इनटू टेबल का नाम लिखते हैं, टेबल का नाम है यूज़र्स, फिर यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद लिखते हैं वैल्यूज़। ठीक है, फिर ये ब्रैकेट लगाते हैं। अब मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे हम कॉलम्स लिखते हैं। कॉलम्स हमारे पास टेबल में कौन कौन से हैं? आईडी है, ईमेल है, पासवर्ड है, यूज़र नेम है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आईडी लिखता हूँ, ईमेल लिखता हूँ, पासवर्ड लिखता हूँ और यूज़र नेम लिखता हूँ। ठीक है, एक दफ़ा कंफर्म कर लूँ, आईडी, ईमेल, पासवर्ड, यूज़र नेम। अच्छा, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हमने आईडी का जो कॉलम था उसको ऑटो इंक्रीमेंट किया हुआ था और प्राइमरी की बनाई थी। ठीक है, तो ऑटो इंक्रीमेंट जो टेबल आपका ऑटो इंक्रीमेंट होता है ना, उसको हम इधर इंक्लूड नहीं करते, उसको वैल्यू हम नहीं असाइन करते, उसकी वैल्यू खुद ब खुद असाइन हो जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से मैं आईडी को हटा देता हूँ, क्योंकि इसको वैल्यू खुद असाइन होगी, हमने असाइन नहीं करना, क्योंकि हमने इसको ऑटो इंक्रीमेंट पे लगाया हुआ है। अभी ईमेल में मैं एक टेस्ट ईमेल डालता हूँ। यहाँ पे हम वैल्यूज डालते हैं, यहाँ पे हम कॉलम्स डालते हैं इस ब्रैकेट्स के अंदर, और इन ब्रैकेट्स के अंदर हम वैल्यूज बताते हैं कि ईमेल में कौन सी वैल्यू होगी, पासवर्ड में कौन सी वैल्यू होगी, यूज़र नेम में कौन सी वैल्यू होगी। तो ईमेल में दे देता हूँ test@test.com, ये ईमेल हो गया। पासवर्ड हमारे पास टेस्ट हो जाएगा, टेस्ट, और यूज़र नेम भी टेस्ट यूज़र नेम हो जाएगा। ये चीज़ें हो गई। अब क्यूरी तो हमने लिख ली। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, इस क्यूरी को हमने एग्जीक्यूट करना होता है। क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए हम ये कोड लिखते हैं कि mysqli_query, ये बिल्ट इन फंक्शन हैं PHP के अंदर, हमने सिर्फ कॉल करने होते हैं। इसमें जो पहला पैरामीटर हम पास करते हैं, ठीक है, उसमें हम करते हैं कि कनेक्शन जो होता है, ठीक है, ये वाला वेरिएबल पास करते हैं। नेक्स्ट जो हम पास करते हैं वो हम क्यूरी पास करते हैं, ये वाला, ये जो कमांड हमने लिखी हुई है ना, ये हम नेक्स्ट पैरामीटर पास करते हैं, फिर ये रन हो जाती है और ये डेटा स्टोर हो जाएगा। तो इसकी टेस्टिंग के लिए फिर हम इसको कंडीशन के अंदर रखते हैं, इफ़, अगर इस, या फिर इस तरह कर सकते हैं कि इससे जो रिटर्न होगा उसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं। ठीक है, रन के वेरिएबल में मैं इसको स्टोर कर रहा हूँ, और यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं इफ़ रन, अगर इसके अंदर ट्रू वैल्यू आई है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, और यहाँ पे प्रिंट आउट हो जाएगा इको डेटा यूज़र इंसर्टेड सक्सेसफुली इन डेटाबेस, एल्स इको सम एरर अकर्ड। ठीक है, इससे फिर हमें पता चलता है कि हमारी क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई या नहीं हुई। सम एरर अकर्ड, कंट्रोल एस करके इसको मैं सेव करता हूँ, और यहाँ पे आके इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तो ऊपर का वो प्रिंट हो गया कि हमारी डेटाबेस कनेक्टेड हो गई, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़र इंसर्टेड सक्सेसफुली इन डेटाबेस। अब अगर हम डेटाबेस के अंदर जाएं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन चूंकि यूज़र इंसर्ट हो गया है, मैं ब्राउज़ पे क्लिक करूँगा
तो ये रिफ़्रेश हो जाएगा और जो डेटा नया डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देख लें आईडी को हमने वैल्यू असाइन नहीं की थी, लेकिन चूँकि ये ऑटो इंक्रीमेंट है तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। सही है, ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट यूज़र हम ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, इस तरह ये चलेगा। ईमेल यहाँ पे स्टोर हो गया है, पासवर्ड यहाँ पे उसका स्टोर हो गया है, और यहाँ पे उसका यूज़र नेम इस वजह से नहीं आया है कि हमने इसकी टाइप गलत रखी है, इंटीजर रखी है, और वहाँ से हम टेक्स्ट पास कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये स्ट्रक्चर में आके इसको चेंज करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें ये इंटीजर हमने रखी है, इसी वजह से स्टोर नहीं हुई वैल्यू। इसको मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे चेंज पे क्लिक करते हैं, यहाँ से इंटीजर से हम varchar करते हैं और यहाँ पे सेव करते हैं। ये सेव हो गया। अब मैं एक दफ़ा फिर रन कर देता हूँ ताकि यूज़र नेम भी हमारे पास, मैंने सिर्फ बस इस पेज को रिफ़्रेश करना है ताकि ये वाले जो क्यूरी है, ये जो कमांड है, ये फिर रन हो जाए तो दोबारा ये डेटा स्टोर हो जाएगा। ये रन हो गया। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ, नेक्स्ट यूज़र आ गया होगा। यहाँ पे आप देख लें आईडी की वैल्यू ऑटोमेटिकली 2 हो गई। ये ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया और ये यूज़र नेम आ गया। बाकी वीडियो को मैं और लेंथी नहीं करना चाहता, इस वीडियो को मैं एंड अप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो से हम प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं, अपने वेबसाइट का लॉगिन सिस्टम पहले बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शनिंग स्टार्ट करते हैं और उसके अंदर मैं चीज़ें सारी समझाऊंगा, और आप लोग एग्जैक्टली मुझे फॉलो करें तो आहिस्ता आहिस्ता समझ भी आएगा और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।